चलिए साथियों, आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग देखेंगे आज भारतीय संविधान के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो संविधान संशोधन के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण संविधान संशोधन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि समय की आवश्यकता ने इसे बदलने पर मजबूर कर दिया। कुछ चीज़ों को हटाया गया जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उतना सफिशिएंट नहीं बैठ रहा था, इसीलिए संविधान संशोधन हुए समय समय पर, और भविष्य में भी होने की संभावनाएं हैं। जैसे जैसे नई नई चुनौतियां हमारे समाज के सामने आएंगी, हमारे सिस्टम के सामने आएंगी, वैसे वैसे संशोधन होते रहेंगे। अभी तक 100 से ज़्यादा संविधान संशोधन हो चुके हैं। उसमें से कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों को हम लोग देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, विशेषकर 7th BPSC के अकॉर्डिंग। ठीक है साथियों, तो हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्या, तो संविधान संशोधन ये क्यों होते हैं? तो समय की आवश्यकता के कारण समाज में, सिस्टम में फैले चुनौतियों से निपटने के लिए संविधान संशोधन समय समय पर इसकी आवश्यकता महसूस होती है। तो 100 से ज़्यादा हो चुके हैं संविधान संशोधन, भविष्य में भी होने की संभावना है। आखिरी बार 2019 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद भविष्य में भी होने की संभावना है। तो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन देख रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो इम्पोर्टेंट होगा वहाँ हम लोग विस्तार से जाएंगे। साथियों, आप लोग को जैसे कि पता 1947 में भारत आज़ाद हो गया। 2 वर्ष, ठीक है, 11 महीना 18 दिन के समय लगे संविधान बनाने में। उसके बाद वो समय आता है, इलेक्शन भी होते हैं। ठीक है, और लोकसभा का इलेक्शन 1951-52 में कंप्लीट हो जाता है। सरकारें भी बन जाती है। तो बनने के बाद पहला संविधान संशोधन होता है। 1949 को तो अंगीकृत हो गया था ना, 1949 को 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, अंगीकृत हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था, तो लागू हो गया था। जब लागू हुआ तो ठीक 1 साल के बाद समय की आवश्यकता ने एक और संशोधन करने के लिए विवश कर दिया। ठीक 1 साल के बाद 51 में पहला संविधान संशोधन होता है। जो हमारे पूर्वजों ने संविधान लिखा था उसमें कुछ चीज़ें प्रभावी नहीं थी, उसमें कुछ मॉडिफाई करने की आवश्यकता महसूस हुई। तो ठीक 1 साल के बाद 1950 में संविधान लागू होता है। उसके ठीक 1 साल के बाद लोकसभा का चुनाव भी होगा। ठीक है, और चुनाव के बाद 1951 में पहला संविधान संशोधन होगा। इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो हमारे फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार कहते हैं उसमें अनुच्छेद 19 जो व्यक्ति की आज़ादी है उसमें भी कुछ मॉडिफाई किए गए। और 9वीं अनुसूची जो संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित है उसमें कुछ बदलाव किए गए। तो क्या है, तो इसके अंतर्गत जो 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, अब संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, उससे वर्णित है, तो शामिल है। 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया किसके अंतर्गत, तो पहला संविधान संशोधन के अंतर्गत 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। ठीक है, पहले नहीं था। जैसे कि आप लोगों को पता है पहले अनुसूची कितनी थी 8 से बढ़कर कितनी हुई 12। ऐसे ही बढ़ेगी संशोधन के माध्यम से ही अनुसूचियाँ। तो 9वीं अनुसूची आती है तो 8 से क्या होगा 9 होगा। समझ में आया, बढ़ रहा है ना। तो 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया पहला संविधान संशोधन। 1951 में इसमें क्या था, तो संपत्ति से संबंधित अधिकार थे। मौलिक अधिकार में कितने अधिकार थे, मूल संविधान में तो 7, अब वर्तमान में 6 है। तो संपत्ति के अधिकार को इसी संशोधन के तहत हटा दिया जाएगा। अगला क्या है, यह संशोधन संविधान के 19वें अनुच्छेद यानी कि फंडामेंटल
राइट की बात कर रहा है, जो अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 में दिए गए किसी भी व्यापार अनुच्छेद 19 में दिए गए किसी भी व्यापार या कारोबार पर बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति प्रतिबंध के कई नए आधार प्रदान किए गए। तो ये भी जोड़ा गया और समय की ये आवश्यकता थी, क्योंकि अगर इसको सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो इसका उपयोग कम, दुरुपयोग ज़्यादा होने लगेंगे भविष्य में आने वाले सरकारों के माध्यम से। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी हो गया था और विशेषकर संपत्ति के अधिकार भी ज़रूरी हो गए थे। तो पहला संविधान संशोधन के तहत 2 चीज़ों पर काम किया गया। पहला 9वीं अनुसूची और दूसरा जो अनुच्छेद 19 है उसमें एक्सप्रेशन की जो आज़ादी है, बोलने विचार प्रकट करने की जो हम लोग को मिला है अधिकार, उस पर प्रावधान लाए गए पहला संविधान संशोधन के तहत। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है जो 9वीं अनुसूची कौन से संशोधन के तहत लाया गया? 9वीं अनुसूची कौन से संशोधन के तहत लाया गया? तो पहला, और अनुच्छेद 19 में जो बोलने का आज़ादी है वो भी पहली अनुसूची के तहत इसमें जोड़ दिए गए। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग 7वां संविधान संशोधन के पास जाएंगे। बीच में भी हालांकि हुए हैं लेकिन उतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। इसमें क्या है तो राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। आप लोग को पता होगा स्टार्टिंग में, ठीक है, आज़ादी के बाद हमारा जो भारत था कई रियासतों, कई प्रांतों में बटा हुआ था। ठीक है, अलग अलग प्रांत थे, उसमें राजा महाराजाओं का निवास था। तो भारत के विभाजन के समय जिन्ना ने बहुत से राजा रजवाड़ों को अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि भारत में अब लोकतंत्र आ रहा है। लोकतंत्र का मतलब है राजशाही नहीं चलेगी, राजा का प्रावधान नहीं रहता है लोकतंत्र में। अगर तुम लोग राजा बनना चाहते हो, अपना शक्ति अपने हाथ में लेने चाहते हो, तो भारत के साथ मत जाओ, क्योंकि भारत में अब लोकतंत्र आ रही है, सभी इसमें समान रहेंगे, राजा का पद हट जाएगा। तो ऐसे कुछ लोगों को बरगला कर अपने ओर ले लिया। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो बाद में क्या किया गया, वही प्रांत अब राज्य बनेंगे। तो आप लोगों को पता है मूल संविधान में कितने राज्य थे? जैसे कि भाषा थे, भाषा कितने थे? हाँ, वैसे ही मूल संविधान की बात की जाए तो राज्य बाद में गठन होंगे, टूटे जाएंगे, बढ़े जाएंगे। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग, इसी के तहत राज्यों को दर्जा मिलना शुरू हो गया। उसमें से बिहार भी एक था। आप लोगों को पता है 22 मार्च 1900 कितना में हुआ था? हाँ, 1912 के बाद फिर क्या हुआ तो बंगाल से हट गया। ठीक है, उसके बाद अंत में झारखंड से भी हटा दिया गया। समझ में आया? तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग था तो बिहार को भी एक राज्य का दर्जा मैंने दिया जाएगा। तो इसमें से कई राज्य थे, तो ये सिर्फ राज्यों के समर्पित है, राज्यों का पुनर्गठन, यानी कि उनका पुनर्निवास, उनके मूल रूप में राज्यों का प्रभाव, ये इससे संबंधित है। तो ये राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। पहले राज्य क्या थे तो बड़े बड़े प्रांत थे। पहले बिहार को कौन से प्रांत था यहाँ पर? मगध था ना। उसके बाद क्या होगा तो धीरे धीरे राज्य के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। ये समय की आवश्यकता है। ठीक है, तो वही है राज्य का पुनर्गठन, जिसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश है। और मान के चलिए ये क्या है तो मूल संविधान। ठीक है, मूल संविधान में भी इतने ही थे।
केंद्र शासित प्रदेश। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, इसी का क्या कर दिया गया, तो राज्य पुनर्गठन कर दिया गया। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है, ये किससे संबंधित है, तो राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित है। ठीक है, बस इसका इतना याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग को देखना है 13वां संविधान संशोधन। 13वां संविधान संशोधन 1962 में होता है, 62 में। ठीक है, मान लीजिए 62 में क्या हुआ था, तो भारत चीन, ठीक है, भारत चीन युद्ध हुआ था और भारत का स्थिति बहुत ही दयनीय था। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उसी समय, ठीक है, उसी समय नागालैंड को भी राज्य को दर्जा दे दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी था। नागालैंड यहाँ पड़ता है और इसे भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। और ये समय की आवश्यकता थी, क्योंकि उस समय जब रियासतें थी, स्टार्टिंग में रियासतों को मिलाना अपने आप में एक चुनौती बन गया था। जब मिल गया तो जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई थी, यानी कि कहने का मतलब जो जहाँ पर कार्य करने थे, कार्य छूट गए थे, उसके बाद संविधान लागू होने के बाद फिर से उस पर काम शुरू हो गए। आयरन लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। उन्होंने क्या किया, तो भारत को जोड़ा, नहीं तो भारत का नक्शा इस तरह से नहीं होता, क्योंकि जूनागढ़ भी था, ये आने के लिए नाम ही नहीं ले रहा था। कई रियासतें थी, तो अलग अलग अपना प्रांत या अपना देश बनाने का सपना संजोए हुई थी। और उस समय के जो ब्रिटिश अधिकारी थे वही यही चाहते थे, भारत को जाते जाते कई भागों में हम लोग विभाजित करके जाएंगे, जैसे कि अन्य देशों में हुआ। लेकिन भारतीयों के पास ये अवसर था कि भारत को अखंड भारत ही बनाए हम लोग। तो लौह पुरुष जिसे हम लोग जानते हैं, उन्होंने ही भारत को भारत बनाया, जो हम लोग इस प्रकार से देखते हैं, ये उन्हीं का देन है। और उसके बाद कुछ कार्य जो छूट गए थे, बाद में संविधान संशोधन करके किया गया। तो नागालैंड को मिलता है दर्जा 13वां संविधान संशोधन में। फिर 14वां संविधान संशोधन भी होता है उसी समय। ये अनुसूची में पांडिचेरी को शामिल किया गया। ठीक है, पांडिचेरी कहाँ है पता है आप लोग को? हाँ, पांडिचेरी यहाँ है, ठीक है, तमिलनाडु वाले भाग पर। तो इस पर सबसे पहले किसका कब्जा था पता है आप लोग को? किसका डोमिनेंट रहा है, अंग्रेज़ों का या फ्रांसीसियों का? हाँ हाँ, क्योंकि यहाँ से और ये वाला थाईलैंड, ठीक है, इंडोनेशिया व्यापार करना सुलभ हो गया था। स्टार्टिंग में पता ही होगा, इधर से मसाला के लिए आते थे, मसाले के लिए आते थे, तो इधर से आए और इधर से भी। तो बहुत से समय तक जो फ्रांसीसी कंपनी थी, इन्होंने आधिपत्य बना कर रखा और फ्रांसीसियों का पकड़ भारत से ज़्यादा इधर था। ठीक है, धीरे धीरे तो इधर भी था, उन लोगों को मान तो गया, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों का वर्चस्व कायम होने लगा, क्योंकि भारत पर उन लोगों का फोकस हो गया। और जो फ्रांस थे, तो इन लोगों का केंद्रीय शक्ति इधर था। बाद में इन लोगों को देखा कि भारत पर भी हम लोग को करना चाहिए, लेकिन भारत में वो लोग सफल नहीं हो पाए। एक एक करेंगे, एक दूसरे से लड़ाई करेंगे, हटा देंगे, जो जीतेगा वही भारत पर राज करेगा। ठीक है, तो पांडिचेरी को भी 14वां संविधान संशोधन के तहत 1962 में ही इसे क्या कर दिया गया, तो शामिल कर लिया गया। ये है 18वां संविधान संशोधन, 1969 में होता है। पंजाब राज्य का पुनर्गठन और पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अलग राज्य बनाया गया। तो पंजाब है और हरियाणा आप लोग को पता ही है,
दोनों का कैपिटल कौन सा है? दोनों का कैपिटल चंडीगढ़ है, एक ही है। और बहुत ही विवादास्पद है, हरियाणा वाले चंडीगढ़ को कहते हैं ये मेरा है और पंजाब वाले बोलते हैं ये मेरा है। तो चंडीगढ़ को क्या कर दिया गया? अगर विवाद करोगे तो मैं अपने हाथों में ले लूँगा। तो केंद्र सरकार यूटी बना दी, जो ना तुम्हारा होगा ना तुम्हारा होगा, इस पर नियंत्रण चलेगा तो मेरा चलेगा। तो पंजाब और हरियाणा को भी बनाया गया और हिमाचल प्रदेश को भी एक राज्य बना दिया गया। अब राज्यों की संख्या बढ़ रहा है, देखिए पहले कितना था? 14 था, अब धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़कर अभी कितना होगा? तो 28 होगा, अब बढ़ रहा है। चौबीसवां संविधान संशोधन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये 1971 में गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों के संदर्भ में यह संशोधन पारित किया गया था। गोलकनाथ केस एक व्यक्ति थे और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई उसको आधार बनाकर यह संविधान संशोधन किया गया। इस अधिनियम ने मौलिक अधिकारों समेत संविधान में संशोधन करने के संसद की शक्ति के संदर्भ में सभी संदेहों को दूर करने के लिए अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया। ऐसा लोकतंत्र के विभिन्न स्तंभों के बीच सरकार की सर्वोच्च स्थापित करने के लिए किया गया था। आप लोगों को पता है अनुच्छेद 13 में क्या है? 13 में किस चीज़ का वर्णन है? अनुच्छेद 13 किस अधिकार के अंतर्गत आता है? कौन से भाग में? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3, हाँ भाग 3 अनुच्छेद 13 के अंतर्गत आता है ना। तो इसमें क्या कहा गया है? अगर राज्य या केंद्र सरकार कोई कानून बनाती है, केंद्र और राज्य सरकार अगर कोई कानून बनाती है, अगर ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं किसी भी रूप में, तो उसी समय से वो क्या माना जाएगा? हाँ, तो शून्य माना जाएगा। और 368 में क्या है? 368 में संविधान संशोधन से संबंधित है, ठीक है। तो इसी पर चुनौतीपूर्ण चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के सामने उत्पन्न हो गई थी कि अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार हमारे संविधान ने हम लोग को दिया है उसे बरकरार रखें, या ऐसे कानून को हम लोग देखें जो आए लेकिन मौलिक अधिकार का हनन कर दे। तो मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो सकता, ये अनुच्छेद 13 में स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने ये कलम का ही ताकत था कि उन्होंने सीधा तो नहीं लिखा लेकिन एक पॉइंट डाल दिया इसी में कि मेरे लोगों के अधिकारों को हनन करोगे तो ये क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा। अनुच्छेद 13, अगर किसी का मौलिक अधिकार का हनन होता है, केंद्र सरकार मानते हैं कोई कानून लाई, ठीक है, कानून बना रही है, राज्य सरकार बिहार सरकार मान लेते हैं ये भी क्या करेगी? तो कानून बनाती है विधानसभा में। तो दोनों केंद्र सरकार और चाहे राज्य सरकार कोई भी अगर कानून लाती है और कहीं से भी मौलिक अधिकार का हनन होता है इस कानून से, तो ये उसी समय से शून्य माना जाएगा, इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसका समीक्षा कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करने के बाद बताएगा कि ये कानून मौलिक अधिकारों का हनन करता है, ठीक है, समझ में आया। और 368 के तहत संविधान संशोधन भी होगा तो इसका ख्याल रखा जाएगा। किसका? तो अनुच्छेद 13 का। इसमें किसका वर्णन है? तो संविधान संशोधन का। संविधान संशोधन के अनुसार सरकार कर सकती है लेकिन इसका हनन नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 13।
तो इसमें गोलकनाथ के केस से संबंधित था। फिर 31वां संविधान संशोधन 1973 में आता है। लोकसभा की कुल संख्या बढ़ाकर 525 से 545 कर दी गई 1971 के जनगणना के आधार पर। ठीक है, ये 31वां संविधान संशोधन के तहत किया गया। कितना से कितना? तो 525 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 545 कर दिया गया। ठीक है, लेकिन चुनाव 543 पर ही लड़े जाते हैं, 2 खाली है 2 सीट। तो ये एक 31वां संविधान संशोधन के तहत किया गया और 1971 की जनगणना के आधार पर उसके बेस पर किया गया है। और अभी भी जो सीटें आवंटित होती है तो 2011 वाला के नहीं, बल्कि 1971 वाले जनगणना के बेस पर ही अभी भी काम किए जाते हैं। ठीक है, भले ही 10 वर्षों के बाद जनगणना होते हैं भारत में, लेकिन 1971 की जनगणना के बेस पर भी आज भी सीटों का आवंटन, चीज़ों का आवंटन होती है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है 1971। तो 31वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ा दिया गया। छत्तीसवां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, 36वां संविधान संशोधन के तहत 1965 में सिक्किम राज्य की स्थापना होती है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। 36वां संविधान संशोधन 1900, ठीक है, 36 संविधान संशोधन कितना? तो 1975 में। किसको? तो सिक्किम को। सिक्किम भी क्या था? तो वहाँ भी भारत का आधिपत्य नहीं था। ठीक है, भारत का आधिपत्य नहीं था और यहाँ पर था, और इसमें भी राजशाही थी, यानी कि राजा का। तो भारत ने स्ट्रेटेजिक रूप से सिक्किम को लाना हर हाल में ज़रूरी था। अगर थोड़ा भी देरी करता तो चीन के हाथों में चला जाता। तो इसीलिए तीव्र गति से काम हुआ और सिक्किम को भारत में मिला दिया गया, क्योंकि भारत के बहुत से क्षेत्र हैं जो भौगोलिक रूप से भारत के सबसे बड़े कमजोरी हैं। अगर भारत थोड़ा सा भी देरी करता, क्योंकि 2 शासक थे, एक चीन समर्थित था और एक था तो भारत के तरफ ज़्यादा झुकाव था। तो भारत सरकार को हर हाल में इस राजा को समर्थन देना था, ताकि जो चीन समर्थित वहाँ जो नेता है वो जीत ना पाए। और भारत ने क्या किया? तो एक कार्रवाई के माध्यम से सिक्किम को अपने में मिला लिया। अगर चीन का आधिपत्य होता तो भारत के लिए जो नॉर्थ ईस्ट का है ये दरवाज़ा बंद भी हो सकता था। अभी भी एक कमजोरी है चिकन नेक। ठीक है, उस समय जितना भी काम हो पाए बहुत ही कम हुए हैं, और 1962 के बाद नेहरू का मौत के कारण भी यही हुआ। 62 में चीन ने भारत पर आक्रमण कर देता है, चढ़ाई कर देता है और भारत को बहुत ही क्षति पहुंचती है। ठीक है, जब चीन ने अटैक किया तो नॉर्थ ईस्ट में क्या होने लगे? बैंक, कागजात सब जलाने लगे। इन लोग को आभास हो चुका था कि ये नॉर्थ ईस्ट जाने वाला है, दुश्मन देश पहुंच चुका है यहाँ तक। तो यहाँ क्या होने लगा? महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, जो चीज़ें जो मैंने दुश्मन के हाथों में नहीं लगना चाहिए, ये क्या करने लगे? जलाने लगे, उसे ख़त्म करने लगे, उसे नष्ट करने लगे और यहाँ से पलायन करने लगे। लेकिन बाद में चीन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव हो गया और यहाँ से पीछे हट गया। पीछे हटा तो भारत के लिए मैंने सांस में सांस, दम में दम आया और यहाँ से फिर पीछे हट गया। अगर नहीं हटा होता तो ये वाला क्षेत्र वो तो तिब्बत का हिस्सा मानता है, क्लेम करता है,
तो इधर चला गया होता। तो इधर कागजात जितने थे महत्वपूर्ण चीज़ें सबको नष्ट कर दिया गया था, क्योंकि ये चीन का मैंने डर इतना बैठ गया था कि चीन यहाँ तक पहुँच सकता है। उस समय भारत के सेना के पास कनेक्टिविटी उतना नहीं थी जो चीन के साथ मुकाबला कर सके। ये लोग पहले से घात लगा कर थे और भारत के पास उतने संसाधन नहीं थे कि कम समय में अपने सैनिकों के पास उस प्रकार से उच्च सामग्री को पहुंचाया जाए। हौसलों के दम पर लड़ रहे थे, एक एक 300 के बराबर पड़ रहा था भारी। ठीक है, आप लोग 62 के वॉर के बारे में देखेंगे तो बहुत से ऐसे हीरो के नाम सुनेंगे जो एक व्यक्ति 300 को मार दिया, उन्हीं का वेपन लेकर, हथियार को लेकर। तो ये था, तो इसीलिए सिक्किम को लाना बहुत ज़रूरी था। हालांकि भूटान नहीं आ पाया, वो भी आ जाता तो और सुंदर होता। हालांकि भूटान का विदेश नीति बहुत से समय तक अभी भी भारत के ही कहने पर ये अपना विदेश नीति तय करता है, क्योंकि हेल्प करने वाला सबसे पहले भारत ही है, चीन तो नहीं आएगा। चीन से सहायता करने का मतलब अपने आप को बेच देना। तो एक समय तक, कोविड से पहले तक विदेश नीति भूटान का भारत ही तय करता था, तो इसे भी ले लेना चाहिए था उस समय की भारत सरकार की उदारता थी कि इस पर इसे नहीं लिया गया। तो सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से मिला दिया गया। तो धीरे धीरे राज्य बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? पहले 14 थे, अब धीरे धीरे बढ़ेंगे। 39वां संविधान संशोधन 1965 में ये भी होता है। तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से परे रखा गया। ठीक है, इन लोगों का जो न्यायिक संबंधित जो जांच है क्या कर दिया गया, तो न्यायिक से परे रख दिया गया, क्योंकि ये संवैधानिक पद है और बहुत ही गरिमापूर्ण पद है, इसीलिए रखा गया। 39वां संविधान संशोधन 1975 में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष के चुनाव को न्यायिक जांच से परे रख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं दे सकता, ठीक है, कोई भी चीज़ को लेकर, तो इसीलिए न्यायिक क्षेत्र से इसे परे रख दिया गया है। ये 39वां संविधान संशोधन 1975 में कर दिया गया। सिक्किम वाला को आप लोग याद रखेंगे। अब आ रहा है इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 42वां संविधान संशोधन। इसे आप लोग याद रखेंगे। 42वां संविधान संशोधन होता है कितना में? तो ये संविधान संशोधन होता है 1976 में। द्वारा संविधान में किए गए प्रमुख संशोधन इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से हैं? तो आइए देख लेते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, यहाँ से तो हर बार एग्ज़ाम में आ ही जाते हैं। बीपीएससी में ना हो, लेकिन भारत के दूसरे स्टेट पीसीएस भी होते हैं, यूपीएससी होते हैं, जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, भले एक एग्ज़ाम में ना आए, भले बिहार वाले किसी भी एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन यूपी है, झारखंड है, राजस्थान है, असम है, किसी में भी 42वां संविधान संशोधन से पूछ देता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आए, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सभी एग्ज़ामों में एकदम रगड़ कर पूछता है। 42वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये प्रस्तावना में संशोधन किए गए और भारत के संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की परिभाषा को बदलकर संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता किया गया। ठीक है, पहले राष्ट्र की एकता था ओनली, इसे बदलकर क्या कर दिया गया? तो राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। और इसी संशोधन के तहत विधानमंडल है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो जो
विधानसभाओं का कार्यकाल है 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, बाद में फिर 5 वर्ष कर दिया गया। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्ज़ामों में यहाँ से प्रश्न आते हैं। 3 शब्द जोड़े गए थे। कार्यपालिका को देखते हैं। राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन है। 74 में क्या है, तो मंत्रिपरिषद का वर्णन है। राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है। और मंत्रिपरिषद का सलाह मानना अनिवार्य इसी संशोधन के तहत होता है। सलाह मानना इसी संशोधन के तहत होता है। कौन सा, तो 42वां संविधान संशोधन के तहत ही राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद का सलाह मानना अनिवार्य कर दिया गया। उस समय किसकी सरकार थी, तो इंदिरा गांधी की थी। और इंदिरा गांधी हर हाल में चाहती थी कि सभी शक्तियों को अपने हाथों में लें। अगर ये संशोधन कर देती हूँ तो मैं संविधान का जो मूल शक्ति है मैं अपने हाथों में ले लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट था और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान की व्याख्या समय समय पर की जाएगी, पहले हम लोग नहीं बताएंगे। तो ये कहकर उनके इरादों पर पानी फेर दिया। कौन, सुप्रीम कोर्ट। किसके, तो इंदिरा गांधी के। फिर मौलिक कर्तव्यों में, जैसे कि पता है मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था, इसे भी 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया। तो मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन अधिनियम एक नए भाग, जैसे कि हम लोग भाग 4 में किसका वर्णन है बताया आप लोग को, डीपीएसपी का, ठीक है। और भाग 4 क्लोज ए में जो लाया गया है 42वां संविधान संशोधन के तहत एक नए भाग को शामिल किया गया। ये कौन से संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। भाग 1 कहा गया, बनाने के लिए अनुच्छेद 51 क्लोज ए को शामिल किया गया, जिसमें नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की बात की गई हो, ठीक है साथियों। तो ये कुछ थे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अगला जो संशोधन है अगले क्लास में देखेंगे हम लोग। तब तक मुझे आप लोग दीजिए विदा। बहुत बहुत धन्यवाद। रिवीजन करते चलें, टारगेट है ओनली 7 BPSC। धन्यवाद।